और इसी कार्यक्रम का मैं सभी कार्यक्रमों का संचालन करता हूँ। और सभी सचिवालय के हमारे सभी आए हुए विभिन्न विभागों के सभी हमारे खिलाड़ी भाई बहन और पूरी बैडमिंटन की जो सचिवालय समिति क्लब की पूरी टीम है उसको और मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। इस अवसर पर बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि शानदार आयोजन पिछले 10 वर्षों से लगातार आयोजन किया और सच में आप लोगों के पास बहुत काम होते हैं, व्यस्तता रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी खेल जैसी गतिविधि को आयोजित करना और उसमें भाग लेना ये अपने आप में कहीं न कहीं इसकी प्रशंसा करना कम है। मैं आप सबको बहुत मैं आपकी सराहना करता हूँ कि आप लोग इस प्रकार का आयोजन करते हैं और हमारे प्रमुख सचिव साहब उनका विशेष रूप से खेलों से बड़ा वो है। और बसेड़ा जी ने जैसा कहा कि जैसे बहुत बार मैं सोचा तो नहीं था कि मैं यहाँ पर बोलूँगा। हमारे बसेड़ा जी ने बताया था कि यहाँ बोलना भी नहीं, लेकिन मैंने इनके बोलते समय जो एक बात मैंने इनकी सुनी हुई तो इन्होंने कहा कि आजकल की भागदौड़ जितना तनाव है, तमाम प्रकार की चुनौतियां हैं जीवन में और वो कहीं ना कहीं हमारे जो हमारा स्वास्थ्य उसको बहुत प्रभावित करता है। ऐसे समय में आधा घंटा एक घंटा समय है, अगर इस घंटा में खेती में हम भाग लेते हैं किसी भी प्रकार से अपने शरीर से करते हैं, मेंटल भी करते हैं, तो हमारी जो क्षमता है वो बहुत बढ़ाता है। और चूंकि मैं आयुर्वेद को मानता हूँ और काफ़ी कोशिश करता हूँ कि आयुर्वेद के हिसाब से जीवनचर्या को बनाया जाए, जीवन पद्धति दिया जाए, क्योंकि वही एक ऐसी पद्धति है जो सच में जीवन जीने की एक ऐसी पद्धति जो हमारे पूर्वजों से होता है, विरासत होता है। जब मुझे लोग कहते हैं या मैं जब सुनता था पहले कि वो कहते थे कि पहला धन ये, दूसरा धन ये, तीसरा धन ये, चौथा धन घर में से बच्चे हो जाएंगे, तो मैं सबसे पहले कहता हूँ सबसे बड़ी जो माया है, सबसे जो बड़ी कृपा है वो कहीं निरोगी का है। क्योंकि अगर निरोगी काया रहेगी तो सच में आपको जो है सभी प्रकार के सुख प्राप्त होता है। आप जीवन में बहुत कुछ काम कर रहे हैं, बहुत कुछ आपने मान सम्मान भी प्राप्त कर लिया है, बहुत सारा अर्जन भी कर लिया है, बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली है, और जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं अगर उसमें निरोगी काया नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी आप जो असली सुख है, आनंद, उस आनंद से कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं न्यूनता रहती है, कमी रहती है। इसलिए इस प्रकार का आयोजन बहुत शानदार है। राज्य के अंदर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जैसे आज हमारा राज्य हर क्षेत्र में, आज भारतवर्ष के अंदर, हमारे पूरे देश के अंदर एक उदाहरण अनेक क्षेत्रों में प्रस्तुत कर रहा है। और आपने देखा होगा एक परिवर्तन जो हुआ है, और
श्रेणी में आ गया है कि अब हमको भी जो है अग्रणी पंक्ति के राज्यों की सूची में हमारा नाम भी आता है। बहुत सारे हमने ऐसे नियम बनाए हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए, बहुत सारे मुआवजा किए। उसके कारण से हमारा राज्य आज देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आता है। वही खेल के क्षेत्र में भी अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कैसे बहुत कठिन था, चुनौतीपूर्ण था कि हमारे राज्य में खेल की राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो। और जो आयोजक लोग थे उनको भी एक समय मुझे लगता है कि पूरा विश्वास नहीं था कि हम इन खेलों का इस प्रकार से आयोजन करवा पाएंगे। इसलिए तिथियों पर तिथियां बदलती जाने की लगातार वो आगे होता जाता। लेकिन हमने तय किया, मैंने कहा कोई चुनौती है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, उस चुनौती का सामना करना चाहिए। ये आगे पीछे करने से कुछ नहीं होगा। मैं स्वयं पीटी उषा जी के ऑफिस में गया और मैंने कहा कि आज मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक हमको खेल की तिथियों का आह्वान नहीं मिलेगा। और अपने साथ पत्र लेकर आया, आपने लेकर सारे खेलों का आयोजन हुआ। और इन खेलों के आयोजन में एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है, हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कोई हैकर में नहीं था, सारा का सारा परमानेंट स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। और इससे पहले जितने भी राष्ट्रीय खेल हुए, सभी राष्ट्रीय खेलों में कोई न कोई प्रतियोगिता जिस प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ उस प्रदेश से बाहर हुई थी। कोई किसी के यहाँ साइकिलिंग नहीं होती थी, किसी के यहाँ स्विमिंग नहीं होती थी, किसी के यहाँ कोई अन्य नहीं होता था, किसी के यहाँ बैडमिंटन नहीं होते थे। अरे कोई ना कोई प्रतियोगिता ऐसी थी, कहीं कनाइंग नहीं होती थी, किंग नहीं होती थी, वो तो तमाम प्रकार के हमारे वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां नहीं होती थी। लेकिन हमारे लिए जो एक सबसे अलग बात थी कि 1 से लेकर 100 तक जितने खेल थे, जितनी प्रतियोगिताएं थी, वो हमारे राज्य के अंदर ही जो है आयोजित। और ये खेल हमारे लिए बड़े उपलब्धिपूर्ण रहे। उपलब्धिपूर्ण इस मायने में कि हमारा जो नंबर होता था राष्ट्रीय खेलों में वो 25 के आसपास आता था पूरे देश में। और इस बार हम 7वें नंबर पर पदक तालिका में आए और 103 पदक मिले। तो अब हमारी जो देवभूमि है, आप जैसे जो हमारे खिलाड़ी हैं जो खेलों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, खेल के क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोगों को उत्साहवर्धन करने का काम कर रहे हैं, खुद भी खेल रहे हैं, लोगों को खिलाने के लिए भी आगे आ रहे हैं। उसके कारण से हमारी देवभूमि अब खेल भूमि की ओर आगे बढ़ रही है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे कि मैं थोड़ा सभी खेल खेलता रहा हूँ, अब तो मैं इसमें हूँ कि मैंने अब इसमें बहुत कम समय मिल पाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। मैं बागेश्वर गया था तो प्रातःकाल 6:30 पर मैं वहाँ पे इंडोर स्टेडियम, इंडोर उसमें बैडमिंटन बनाया गया और थोड़ी देर 4-5 मिनट अब इनकी तरह सुधांशु जी की तरह नहीं खेल सकता हूँ, लेकिन बचपन में मैंने बहुत खेला है और बैडमिंटन से मेरा बड़ा लगाव है। आपने देखा होगा हर बार जब भी आपकी प्रतियोगिता होती है तो मैं यहाँ हूँ, जरूर आता हूँ। तो मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित 10वीं अंतर विभागीय बैडमिंटन और हमारे माननीय विधायकों से आग्रह करूंगा खेल आयोग का परिचय करके एक शटल उठा करके और विधायक
कोई बात नहीं, तो आवाज तो आएगी ना। जी सर, 10वीं अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आपने उद्घाटन किया, किस तरह से देखते हैं सर? प्रदेश के और केंद्र के तमाम विभाग इसमें भाग ले रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है जो उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब के द्वारा किया जाता है, और इसमें सभी विभागों की टीमें इसमें भाग लेती है और लगातार पिछले 10 वर्षों से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस प्रकार से सभी को एक से एक जगह पर खेलने का और मिलने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं राज्य के अंदर जो हमारी खेल प्रतिभाएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं इससे प्रोत्साहन मिलता है, आगे आने का अवसर मिलता है। और इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ उसके बाद से हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ रही है, और आने वाले समय में हम खेलों में भी अच्छा करेंगे। इस बार 103 पदक जीतकर हमारे खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, और हम जो लीगेसी प्लान खेलों को लेकर बना रहे हैं, 8 शहरों में 23 अकादमी खोलने पर काम कर रहे हैं, जिससे हमारे पूरे वर्ष भर के अंदर हजारों खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण भी मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। सर, जन जन की सरकार जो योजना है उसका फीडबैक भी अच्छा आ रहा है, कई जगह कैंप भी लग रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं और आगे क्या कुछ होगा सर? ये जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये हमारा एक ऐसा अभियान है जिसमें हमारे दूर दराज के लोगों को अपने कामों को लेकर जिला मुख्यालयों में आना पड़ता था, कार्यालयों में जाना पड़ता था, चक्कर लगाने पड़ते थे, अनेक संसाधन लगाकर समय भी उनका काफ़ी लगता था, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसलिए हमने प्रत्येक न्याय पंचायत में सभी हमारे 28 प्रशासनिक विभाग एक स्थान पर जाकर ऐसे कैंपों का आयोजन करेंगे, जो लोगों की समस्याओं को वहीं पर सुनेंगे और वहीं पर उनका समाधान करेंगे, चाहे वो प्रमाण पत्र बनाने हैं, चाहे वो लाभार्थी योजनाएं हैं, या विकास से संबंधित कोई काम है, या अन्य जिस प्रकार के भी जो शासन प्रशासन में काम किए जाते हैं, वो काम उनके घर के पास ही जाकर सभी विभाग उसको पूरा करेंगे। इसको बंद करवा दो थोड़ा। हाँ, रिवर्स पलायन को लेकर पूछना। रिवर्स पलायन को लेकर लगातार हमारा पलायन निवारण आयोग काम कर रहा है, और उसमें हमने बहुत सारे लोग जो पिछले सालों में रिवर्स होकर आए हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में हम सभी के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी, और राज्य के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से आज अनेकों लोगों ने अपने रोजगार खड़े किए हैं। होम स्टे के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन क्षेत्रों में आज काफ़ी लोग आगे आकर अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़ रहे हैं, फिर से अपने गाँव की ओर लौट रहे हैं, और आने वाले समय में ये और बढ़े, उसको लेकर हम प्रवासी पंचायत, इसका भी आयोजन प्रत्येक जनपद में करने वाले हैं, जिससे कि लोग अपने गाँव से, अपने घरों से, अपने पैतृक स्थानों से जुड़कर राज्य के विकास में योगदान दें। अच्छा है कि हमारे यहाँ पर टूरिज्म बहुत बड़ा है, पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा है, और साल भर पर्यटन अब यहाँ पर उसकी सुनिश्चितता बनी रहे, उसके लिए हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 30 नवंबर को मन की बात के अपने कार्यक्रम में भी हमारे राज्य की शीतकालीन यात्रा का विस्तार से सभी देश और दुनिया के सामने रखा है। निश्चित रूप से उनके इस प्रकार से यात्रा का उल्लेख करने से पूरे देश और दुनिया के सामने हमारे राज्य का शीतकालीन जो यात्रा है या शीतकाल है, वो किस प्रकार से लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, लाभदायक हो सकता है, उनका आना यहाँ पर वो सभी के ध्यान में आया है। उसको हम और बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और इस क्षेत्र में जो लोग वापस लौट कर आ रहे हैं, रिवर्स पलायन कर रहे हैं,
उनके लिए भी बहुत सारे अवसर पैदा कर रहा है। सर डेमोग्राफी एक बड़ा विषय बनता जा रहा है राज्य में। साधु संत भी कह रहे हैं कि 10,000 एकड़ जमीन छुड़ाना, मुक्त करना और आगे किस प्रकार की कार्रवाई रहेगी, क्योंकि छोटे प्रदेशों में 10,000 एकड़ जमीन बहुत मायने रखती है। ये देखिए, देवभूमि की डेमोग्राफी, देवभूमि का सांस्कृतिक चीज़ें, किसी भी कीमत पर यहाँ का देवत्व, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, यह हमारा संकल्प है। और पूरे देश दुनिया के लोगों का भी ऐसा विचार देवभूमि के बारे में है, ऐसा भाव है कि देवभूमि का देवत्व बना रहना चाहिए, यहाँ का मूल अस्तित्व समाप्त नहीं होना चाहिए। उसको लेकर हमने कानूनी रूप से सभी जो भी इस प्रकार का अतिक्रमण करने वाले हैं, जिनका यहाँ पर पहले कोई नामो निशान नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं था, जिन्होंने अतिक्रमण किया है, वो अतिक्रमण स्वयं हटा लें, अन्यथा जो व्यवस्था है उसकी व्यवस्था के तहत अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है। और अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक जमीनें अतिक्रमण से मुक्त कराई गई हैं। आगे ये अभियान हमारा और तेजी से चलने वाला है। ठंड बहुत ज़्यादा है, फ्लाइट से लेके ट्रेन भी कैंसिल हो रही है। इसके अलावा अब क्रिसमस और न्यू ईयर पे पर्यटक भी बड़े पैमाने पर आएंगे, तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या कुछ निर्देशित किया गया? नहीं, अभी देखिए कैलेंडर का हमारा नया वर्ष भी शुरू होने वाला है, तो उसके अनुरूप भी सभी तैयारियां हैं। ठंड में अलाव जलाने से लेकर जो हमारे सरकारी गेस्ट हाउस हैं, जहां पर शीतकाल में लोग बड़ी संख्या में आते हैं, उन सभी पर पहले से ही इस बार व्यवस्था की गई है। ये सभी स्थान सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से ठीक प्रकार से सुसज्जित रहें, उसके लिए सभी प्रयास अभी किए जा रहे हैं। नहीं, शीतलहर को लेकर, क्योंकि गरीब लोगों को जो कपड़े दिए जाने हैं, कंबल दिए जाने हैं या अलाव जलाए जाने हैं, उन सभी की व्यवस्था के लिए कहा है। जो हमारे रैन बसेरा इत्यादि हैं, उन स्थानों को ठीक प्रकार से हमारे नगर निगम के लोग, जिला प्रशासन के लोग ठीक प्रकार से देखेंगे। और सड़कें जहां बर्फ जम जाती है, उन स्थानों पर भी PWD और अन्य विभाग जो हमारे BRO हैं या अन्य इस क्षेत्र में काम करने वाले विभाग हैं, सभी विशेष रूप से देखेंगे आवागमन लोगों का आसानी से होता रहे, कोई दुर्घटना इत्यादि न हो। सर खेल कार्यक्रम में यहाँ पे और जो प्रदेश का युवा है वो युवा मुख्यमंत्री से संदेश मांगते हैं, किस प्रकार उनके लिए संदेश होगा ताकि वो फिट और फिट रहे खेल के कार्यक्रम में, वो आपको लगातार देखते रहते हैं? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि खेल खेलना बहुत ज़रूरी है और फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसलिए खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे मूवमेंट देश के अंदर शुरू किए हैं। हम सभी को उसका अनुसरण करना चाहिए और हमको उस दिशा में काम करना चाहिए। एक बात और ये कि जो अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि वन्य जो जीव हैं, मानव वन्य जीव संघर्ष, ये इन दिनों कुछ हमारे लिए चुनौती के रूप में हमारे सामने आया है। और उत्तराखंड राज्य के उन क्षेत्रों में जहाँ भी ये वन्य जीव जैसे हाथी है, नीलगाय है, भालू है, गुलदार है, बंदर है, इनके द्वारा जो अनेक लोगों पर बीच में हमले भी किए गए हैं और हमारी खेती है, अन्य अवस्थापनाएं, सुविधाएं हैं, उनको सबको नुकसान भी होता है। वहाँ पर हमने तय किया है कि एक क्रमबद्ध रूप से, चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध रूप से एक सोलर फेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी सुरक्षा के लिए और सेंसर बोर्ड अलर्ट सिस्टम लगाकर सुरक्षा तंत्र को विकसित करके मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी रूप से इसमें कार्रवाई की जाएगी। और जो वन्य जीव लंगूर, बंदर, सुअर, भालू आदि के जनसंख्या, उनकी नियंत्रण के लिए, उनकी संख्या नियंत्रण में रहे, उसके लिए प्रत्येक जनपद में जो आधुनिक बंध्याकरण नसबंदी केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। और वन विभाग इसके लिए सभी व्यवस्थाएं, प्रमुख सचिव साहब यहाँ पर हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये तय किया है कि जल्दी से जो है इस दिशा में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी। और प्रदेश के समस्त जनपद जहाँ पे मानव वन्य जीव संघर्ष में जो चिन्हित वन्य जीवों के रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के लिए सेंटर वन विभाग के नियंत्रण में खोले जाएंगे। जैसे आप सबको पता होगा कि रामनगर में हमारा टाइगर और गुलदार के लिए रेस्क्यू सेंटर है, जहां पर लगभग आज 25 के आसपास टाइगर और गुलदार वहां पर रेस्क्यू किए गए हैं। इसी प्रकार से भालू के लिए भी
और अन्य वन्य जीवों के लिए भी रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे। और इसके लिए पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 10 नाली व मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम 1 एकड़ भूमि आरक्षित की जाएगी, जिस पर तत्काल अभी कार्रवाई की जाएगी। और इसको नितांत, क्योंकि ये बहुत आज हमारे लिए बहुत नितांत जरूरी विषय राज्य के अंदर हो गया है। वास्तव में इसके कारण से काफ़ी चुनौती आम जनजीवन को उसका सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इसको शीर्ष प्राथमिकता देते हुए 2 सप्ताह की अवधि में इन योजनाओं को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। और इसके लिए वन विभाग को जाल है, पिंजरा है और ट्रैंकुलाइजेशन है, गन आदि संसाधनों की उपलब्धता के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि भी अतिरिक्त उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। और इसके मानव वन्यजीव संघर्ष को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए वन्यजीव अधिनियम के सुसंगत जो भी प्रावधान है हिंसक जीवों को निश्चित करने के लिए उनके अधिकारों को विकेंद्रीकरण करके वन विभाग के जो रेंजर स्तर के अधिकारी हैं, एसडीओ से भी नीचे रेंजर होते हैं, उन रेंजर स्तर के अधिकारियों को और प्रभावी रूप से उनको सशक्त बनाया जाएगा। और इसमें जो नियमों में कहीं पर अगर संशोधन की आवश्यकता होगी या कुछ नियमों को ठीक करना होगा तो उन नियमों को भी हम ठीक करेंगे। और केंद्र सरकार से भी मैंने कल माननीय भूपेंद्र यादव जी से, जो भारत सरकार के हमारे वन मंत्री हैं, उनसे भी मैंने बात की है, उनसे भी मैंने अनुरोध किया है। और आगे भी हम जो है इस पर लगातार उनसे चर्चा करके यथार्थ समय पर जो भी देश काल परिस्थिति के अनुसार संशोधन है, उस संशोधन के लिए भी उनसे निवेदन करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, कल आपने औचक निरीक्षण किया था डालनवाला थाने का, क्योंकि थाना इंचार्ज की रवानगी भी दर्ज नहीं थी रजिस्टर में कि वो कहाँ है, तो ये क्या मैसेज है कि ऐसे निरीक्षण और विभागों में भी हो सकते हैं? क्या कुछ कहीं? देखिए, मैंने तो ये कहा है कि हमने सभी अपने जो भी हम प्रशासनिक रूप से जो बड़ी बैठकें करते हैं, राज्य में समीक्षाएं करते हैं, मैंने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सभी लोगों से भी अपेक्षा करी है कि वो भी जहां पर जा रहे हैं वो भी इस प्रकार के निरीक्षण अवश्य करें। मैं तो करूंगा ही। और अन्य विभागों को, सभी विभागों को जहां भी कमी है उनको हमें ठीक करना है। और जाने का यही हेतु है कि सभी व्यवस्थाएं, थाना, चूँकि मुख्यमंत्री के रूप में मैं सभी थानों में नहीं जा सकता, लेकिन सभी थाने किस प्रकार के हों ये हमारी अपेक्षा है। और लोगों को सुविधा मिले, लोगों को यथासमय जो जरूरी सहायता है वो प्राप्त हो, इसके लिए जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं वो हमारा पुलिस विभाग करेगा। ओके। जो